मैं डॉक्टर राशि गुप्ता आपको बीएससी पार्ट थर्ड बोर्ड का पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ, जिसका नाम है प्लांट एनाटॉमी एंड प्लांट मॉर्फोलॉजी। इसमें हमने सबसे पहले शुरू किया था मॉड्यूलर ग्रोथ एंड बेसिक बॉडी प्लान, फिर डाइवर्सिटी प्लान शुरू किया था हमने। डाइवर्सिटी प्लान्स कुछ तो हमने शुरू कर दिया था, कुछ पार्ट बाकी रह गया था, वो हम आज कर रहे हैं। डाइवर्सिटी इन प्लांट्स यहाँ पर है एंजियोस्पर्म प्लांट्स। एंजियोस्पर्म प्लांट्स आप जानते हैं, जिनमें फ्लावर्स बनते हैं, फ्रूट्स बनते हैं और सीड्स बनते हैं, और सीड्स फ्रूट्स के अंदर कवर रहते हैं, है ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट्स। तो डाइवर्सिटी का मतलब विभिन्नता है। आपने कई तरह के एंजियोस्पर्म प्लांट्स देखे होंगे, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं, कुछ 1 साल तक जीवित रहते हैं, कुछ 1 साल से कम समय तक जीवित रहते हैं, कुछ 2 साल तक में अपना लाइफ साइकिल पूरी कर लेते हैं, कुछ बहुत वर्षों तक जीवित रहते हैं, कुछ की हैबिटेट अलग होती है, कुछ छोटे साइज के होते हैं, कुछ बड़े साइज के होते हैं। कई तरह की विभिन्नताएं आपने देखी होंगी, कुछ हर्ब होते हैं, कुछ श्रब होते हैं, कोई ट्री होते हैं, जिनमें कितनी टाइप की डाइवर्सिटी यानी विभिन्नताएं प्लांट्स में देखने को हमें मिलती है। कई तरह की डाइवर्सिटी हम देख चुके थे, आप देखेंगे अलग तरह की डाइवर्सिटी इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। जैसे कि एक शब्द है प्रोलैक्टिक और सिलेप्टिक। प्रोलैक्टिक शूट वो शूट होते हैं, जैसे कि स्टेम में क्या होती हैं, बर्ड्स निकलती हैं। ये नोट्स हैं परसंधियाँ, और परसंधियों से क्या निकलती है, ये बर्ड्स निकलती हैं। बर्ड्स यानी कलिकाएँ। बर्ड्स इससे कवर रहती हैं बर्ड स्केल से। बर्ड स्केल इनकी रक्षा करते हैं, तो सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिससे ये नष्ट नहीं होती बल्कि बनी रहती हैं। ये बर्ड्स जब कन्वर्ट होती हैं नए शूट में, न्यू शूट में परिवर्तित होती हैं, तो उस नए शूट के बेस पर ये स्केल्स जो बर्ड के चारों होते हैं, इस नए शूट के बेस पर हमें दिखाई देते हैं। शूट बनने के बाद भी ये स्केल्स हमें दिखाई देते हैं। तो इस तरह के नए बने शूट को हम क्या बोलते हैं, प्रोलैक्टिक शूट। ठीक है। दूसरे तरीके देखिए सिलेप्टिक शूट, SYLLEP सिलेप्टिक शूट। वही शूट कि जब मेन स्टेम पर जो बर्ड्स बनती हैं, परसंधियों पर नोट्स पर जो बर्ड्स बनती हैं, बर्ड्स स्केल से कवर रहती है, उन बर्ड्स से जब वेजिटेटिव शूट बनता है, तो वो शूट के बेस पर ऊपर वाले स्टेम की तरह ये बर्ड के स्केल्स हमें दिखाई नहीं देते। और ऐसे शूट में जो इंटरनोड बनते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं। तो इसमें तो स्केल्स हमें दिखाई देते हैं नए बने शूट पर, और इसमें नए बने शूट पर हमें स्केल्स दिखाई नहीं देते। तो ऐसे शूट को हम क्या बोलते हैं, सिलेप्टिक शूट बोलते हैं। एक फैमिली है लोरेसी। लोरेसी फैमिली पहचानी जाती है दालचीनी से। दालचीनी नाम सुना होगा। दालचीनी एक मसाले वाला पौधा है, कई सब्जियों में पड़ता है, गरम मसाले की तरह दालचीनी। तो जो लोरेसी फैमिली है, जिसे दालचीनी फैमिली के नाम से भी जानते हैं, उस फैमिली के पौधों में ये दोनों तरह के शूट मिलते हैं, प्रोलैक्टिक शूट भी मिलते हैं और सिलेप्टिक शूट भी मिलते हैं। ये थी डाइवर्सिटी। दूसरी डाइवर्सिटी देखिए एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक, ये दोनों शब्द आते हैं। मोनो मतलब एक, कार्पिक मतलब फ्रूट, पॉली मतलब मेनी और कार्पिक मतलब फ्रूट। तो मोनोकार्पिक वो प्लांट्स होते हैं जो अपनी पूरी लाइफ साइकिल में, पूरी जीवन अवधि में केवल एक भारी फ्लावर, फ्रूट और सीड प्रोड्यूस करते हैं, और प्रोड्यूस करने के बाद वो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, मोनोकार्पिक, जो अपने जीवन में एक बार फल, फ्रूट, बीज देकर खत्म हो जाते हैं। दूसरा है पॉलीकार्पिक, जैसे नाम से पता पड़ रहा है, ये अनेक वर्षों तक जीवित रहते हैं और हर वर्ष अपनी लाइफ साइकिल के हर वर्ष में ये फ्लावर, फ्रूट्स और सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ये दूसरी तरह की डाइवर्सिटी हो गई। एक है एफिमरल। इससे पहले हमने प्लांट्स पढ़े थे एनुअल प्लांट्स, जिनकी लाइफ साइकिल 1 वर्षीय होती है। 1 वर्ष में वो अपना जीवन पूरा कर लेते हैं। कुछ पौधे होते हैं बाइनियल यानी द्विवर्षीय, जो 2 साल में अपना पूरी लाइफ साइकिल पूरी कर लेते हैं। और कुछ होते हैं एफिमरल। एफिमरल का मतलब होता है अल्पजीवी। ये कुछ 1 वर्षीय प्लांट्स होते हैं, जो एनुअल प्लांट्स होते हैं, वो अपनी लाइफ साइकिल 1 वर्ष से के अंदर यानी कुछ ही सप्ताह में पूरी कर लेते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं एफिमरल प्लांट्स। इनकी लाइफ साइकिल बहुत कम होती है, यानी कि जर्मिनेशन से लेकर फ्रूटिंग तक जो अंतर होना चाहिए वो बहुत ही कुछ ही सप्ताह का अंतर होता है। कुछ सप्ताह में इन्होंने फ्लावरिंग हुई और कुछ सप्ताह के अंदर इनकी फ्रूटिंग हो जाती है। तो बहुत जल्दी ये 4-5 सप्ताह के अंदर ही इतनी फ्लावरिंग, फ्रूटिंग और उनके अंदर सीड्स सब आ जाते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, अल्पजीवी प्लांट्स बोलते हैं।
एक प्लांट है शेफर्ड पर्स, हर प्लांट है ये शेफर्ड पर्स। इस प्लांट का जो क्या खासियत होती है इस प्लांट की कि इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के बीच की जो जर्मिनेशन और फ्रूटिंग के बीच का जो समय होता है वो केवल कुछ ही सप्ताह का होता है। हम पढ़ रहे हैं डाइवर्सिटी इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। इसमें हमने कई फैक्टर देखे थे। नेक्स्ट है कि किसी भी जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है कोई सा भी, उसकी अगर लाइफ साइकिल और फ्लावरिंग की बात करें तो दोनों ही किससे प्रभावित होते हैं? एक्सटर्नल फैक्टर से प्रभावित होते हैं, बाहरी कारकों से प्रभावित होते हैं। बाहरी कारक जैसे कि अगर उन्हें अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं मिल रही हैं, अगर फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिल रही हैं, तो कई एनुअल प्लांट्स में क्या करते हैं, फ्लावरिंग बहुत कम होती है। अगर उन्हें मॉइस्चर, पानी, टेम्परेचर यानी कि फेवरेबल कंडीशन सही दिशा में या सही मात्रा में नहीं मिल रही है, तो उनमें क्या हो जाएगी, फ्लावरिंग बहुत कम हो जाएगी या फिर एब्सेंट हो जाएगी। और कई एनुअल प्लांट्स ऐसे हैं कि अपनी लाइफ साइकिल को वो अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल रही है, अनुकूल दशाएं नहीं मिल रही हैं, तो अपनी लाइफ साइकिल को वो क्या करते हैं, 2 वर्षों में, 1 वर्ष की जगह 2 वर्षों में पूरी करते हैं, है ना। ये भी एक डाइवर्सिटी है। और देखिए इसी तरह से कुछ एनुअल प्लांट्स क्या होते हैं, एनवायरमेंटल स्ट्रेस होने पर, एनवायरमेंटल स्ट्रेस का मतलब प्रतिकूल दशाएं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होना, पानी की कमी नहीं होना, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, एनवायरमेंटल स्ट्रेस या प्रतिकूल दशाएं या अनफेवरेबल कंडीशंस। अगर ऐसी कंडीशंस मिल रही हैं तो क्या करेंगे, अपनी लाइफ साइकिल को छोटी कर लेते हैं, है ना, कम कर लेते हैं अपनी लाइफ साइकिल को। और कुछ प्लांट्स जैसे कि रिसिनस कॉम्बिनिस, रिसिनस कॉम्बिनिस यानी कि अरंडी का पेड़ जिसे हम बोलते हैं, है ना, इससे हमें कैस्टर ऑयल मिलता है। अरंडी का पेड़ रिसिनस कॉम्बिनिस में क्या होता है कि ये हॉट क्लाइमेट में अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है वातावरण में तो ये पेरिनियल हो जाता है, बहुवर्षीय हो जाता है। और अगर कोल्ड क्लाइमेट है, टेम्परेचर कम है, उसको सूट नहीं कर रहा, तो ये एनुअल हो जाता है, 1 वर्षीय हो जाता है, अपनी लाइफ साइकिल को कम कर देता है। कोल्ड क्लाइमेट में ये प्लांट क्या करता है कि जो फ्रोस्ट पड़ता है, पाला जो पड़ता है जिसे हम बोलते हैं, पाला पड़ने पर इस प्लांट की बहुत जल्दी डेथ हो जाती है, 1 वर्ष के अंदर ये खत्म हो जाता है, ठीक है, डेड हो जाता है। किंतु इसके जो सीड्स हैं वो सीड्स जीवित बने रहते हैं और सीड्स मिट्टी में बड़े रहते हैं, अनुकूल स्थिति आने पर फिर से ये सीड्स ग्रो कर जाते हैं। हम पढ़ रहे हैं डाइवर्सिटी इन प्लांट्स। डाइवर्सिटी प्लांट्स में नेक्स्ट है कि जब प्लांट्स का इवोल्यूशन होता है, विकास होता है, तो इवोल्यूशन के दौरान फ्लावरिंग प्लांट्स ने स्वयं को डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस के लिए एडेप्ट कर लिया। मतलब जब इसका विकास हो रहा था तो तरह तरह की एनवायरमेंटल कंडीशंस इसको मिली, कभी टेम्परेचर ज़्यादा, कभी टेम्परेचर कम, कई तरह की कंडीशन जब इन्हें मिली तो उन्हीं के अकॉर्डिंग इन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, अनुकूलित कर लिया, अपने आप को एडेप्ट कर लिया। इसीलिए ये प्लांट्स हिमालय के जो टॉप शिखर हैं, ठंडे शिखर हैं, वहाँ से लेकर ये एशिया और अफ्रीका के जो गर्म वातावरण है, ट्रॉपिकल कंडीशन से, वहाँ पर सेलाइन और सैंडी डेजर्ट में, खारे पानी में, सैंडी डेजर्ट यानी रेतीले जो रेगिस्तान है, वहाँ पर भी बड़े आराम से, बड़े सामान्य रूप से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसीलिए इन्हीं एनवायरमेंटल कंडीशंस के प्रति अपने आप को अनुकूल बनाने के कारण ये बड़े आराम से हर जगह किसी भी वातावरण में अपने आप को अनुकूलित करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं। कई प्लांट्स को हमने देखा है, कई प्लांट्स एक्वेटिक जो वातावरण होता है, एक्वेटिक वाटर्स होते हैं, उसमें भी बड़े आराम से रहते हैं। एक्वेटिक वाटर्स जैसे कि वो फ्रेश वाटर भी हो सकता है, वाटर जैसे कि सेलाइन वाटर भी हो सकता है, वो वाटर दलदल भी हो सकता है, और वो कंडीशन दूसरी नदियों के रेतीले तट पर भी ये बड़े आराम से ग्रो करते हुए दिखाई देते हैं। डाइवर्सिटी इन प्लांट्स में नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है एपिफाइट्स। अब डाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं, डाइवर्सिटी इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं क्योंकि फ्लावर्स एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में ही बनते हैं। जब फ्लावर बनते हैं तो फ्रूट्स भी बनते हैं, फ्रूट्स बनते हैं तो सीड्स भी बनते हैं। इसकी पहचान है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की। तो जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो एपिफाइट्स, यानी कुछ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स ऐसे होते हैं जो दूसरे प्लांट्स की शाखाओं या लीव्स पर ग्रो करते हैं। ग्रो तो करते हैं लेकिन उनसे कुछ लेते नहीं है, केवल उनसे सपोर्ट प्राप्त करते हैं। ये उनकी खुद की जो रूट्स होती हैं, उन रूट्स को ये दूसरे प्लांट्स के अंदर एंटर भी नहीं करते, है ना। तो ऐसे प्लांट्स जो दूसरे प्लांट्स की शाखाओं या लीव्स पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं,
ये प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं और अपनी रूट्स के द्वारा दूसरे प्लांट से अटैच हो जाते हैं। अपनी जड़ों का उपयोग केवल दूसरे प्लांट से चिपकने के लिए या संलग्न होने के लिए करते हैं, उनसे कुछ प्राप्त नहीं करते। ये मॉइस्चर नमी प्राप्त करनी होती है, वातावरण से प्राप्त करते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? एपिफाइट्स या हिंदी में आदिपादप। ये भी डाइवर्सिटी है। एक और विभिन्नता देखिए एंजियोस्पर्म्स की, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स यानी कीट भक्षी पौधे जो कीट खाकर कीटों का भक्षण करके अपना पेट भरते हैं, अपना फूड प्राप्त करते हैं। तो ये ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वैसे तो ये ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं। साथ में ये नाइट्रोजन की कमी वाली जगहों पर उत्पन्न होते हैं, है ना। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए किसको खाते हैं? छोटे छोटे जंतुओं को, या कहें कि ये कीटों का भक्षण करते हैं। कीटों का भक्षण करते हैं तो इस तरह की मॉडिफिकेशंस पाए जाते हैं। जैसे निपेंथिस का प्लांट नाम सुना होगा आपने। निपेंथिस यानी कि गठपर्णी पौधा। इस प्लांट में क्या होता है? एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। इस प्लांट में जो क्या होता है, जो लीफ होती है, लीफ मॉडिफाई हो जाती है। लीफ मॉडिफाई होकर पिचर यानी मटके का रूप ले लेती है, इसलिए इस प्लांट को हम गठपर्णी पौधा भी बोलते हैं। पिचर का रूप ले लेती है। इसका जो एपेक्स है वो ढक्कन बन जाता है और इसका जो पिटियोल है वो लंबा होकर वो काफ़ी लंबा होकर इस पिचर रूपी मॉडिफिकेशन को सपोर्ट प्रदान करता है। तो जैसे ही कोई इंसेक्ट इस पिचर प्लांट की लिड पर आकर, ढक्कन पर आकर बैठता है, वो फिसल कर अंदर चला जाता है, तो कीट अंदर चला जाता है और उस कीट पर ही तुरंत ही अपने सिक्रीट करते हैं, कुछ जूसेस को ये सिक्रीट करते हैं। सिक्रीट करते ही वो जो कीट होता है वो मर जाता है और कीट के अंदर से जो भी नाइट्रोजनस पदार्थ होते हैं वो उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपना फूड की ये प्राप्ति कर लेते हैं। तो ऐसे प्लांट्स डबल न्यूट्रिशन दिखाते हैं। एक तो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, दूसरा ये हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी दिखाते हैं कीटों को खाकर। तो ये ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो छोटे छोटे एनिमल्स, स्पेशल इंसेक्ट्स को पकड़कर वो उनको डाइजेस्ट करने के लिए अनुकूलित होते हैं। उनमें एक तरह के क्या पाए जाते हैं? अनुकूलन पाए जाते हैं। जैसे कि पिचर प्लांट में क्या हुआ? लीफ मॉडिफाई होकर पिचर का रूप ले लेती है। इनमें सामान्य ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अलावा हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी मिलता है। ये प्लांट्स नाइट्रोजन की कमी वाले जगहों पर उगते हैं और इंसेक्ट्स को नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए उन्हें कंज्यूम करते हैं। ये प्लांट्स किसके द्वारा? अपने कलर के द्वारा, अपनी स्मेल के द्वारा और किसके द्वारा? अपने सिक्रीशंस के द्वारा। सिक्रीशंस के तरह का जो स्राव होता है, सिक्रीशन होता है, उसकी खुशबू से ही अपने कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। फिर आकर्षित करने के बाद उनको ट्रैप करते हैं, पकड़ते हैं, तो उनको एंजाइम का सिक्रीशन करके उन्हें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के द्वारा उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं और उनसे फिर नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। हम जानते हैं कि एंजियोस्पर्म्स के दो ग्रुप्स हैं, मोनोकोट्स और डाइकोट्स। मोनोकोट्स में अभी तो कोई भी इंसेक्टिवोरस प्लांट नहीं मिला है। जितने भी इंसेक्टिवोरस या कीट पक्षी पौधे मिले हैं वो डाइकोट्स में मिले हैं। अब डाइकोट्स की कौन कौन सी फैमिलीज हैं? देखिए, एक तो है ड्रोसेरेसी फैमिली, है ना, एक है लेंटिबुलेरियसी फैमिली और एक है सिफेलोकेसी फैमिली और एक है निपेंथेसी फैमिली। इन फैमिलीज की प्लांट्स में कीटभक्षी पौधे पाए गए हैं। डाइवर्सिटी इन प्लांट्स। डाइवर्सिटी इन प्लांट्स में नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हमने शुरू किए थे, उसके एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। जैसे कि ड्रोसेरा को हम सनड्यू भी बोलते हैं। इस प्लांट में क्या होता है कि छोटे छोटे इंसेक्ट्स या कीटों को पकड़ने के लिए स्पेशल ग्लैंड्स पाई जाती है, ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिनकी वजह से कीटों को पकड़ने में इनको आसानी हो जाती है। उनको खाकर, उनको बचाकर ये अपना पेट भरते हैं। दूसरा इंसेक्टिवोरस प्लांट है डायोनिया को हम वीनस फ्लाईट्रेट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो लीफ के लॉब्स होते हैं, लीफ के जो खंड होते हैं, उनमें इंसेक्ट के बैठने पर ये लीफ लॉब्स तुरंत बंद होकर ऐसे बंद हो जाते हैं आपस में फंसकर और तेजी से अपने शिकार को या कीट को पकड़ लेते हैं। तीसरा है निपेंथिस को हम गठपर्णी या पिचर प्लांट भी बोलते हैं। इसमें मैंने बताया था आपको, लीफ मॉडिफाई होकर एक मटके का या पिचर का रूप ले लेती है और उसके अंदर एक कीट को पकड़कर अपना पेट भरते हैं या कीटों का भक्षण करते हैं। चौथा है यूट्रिकुलेरिया को हम ब्लैडर बेड भी बोलते हैं। इसमें कीटों को पकड़ने के लिए बहुत छोटे छोटे से सूक्ष्म से ब्लैडर पाए जाते हैं और उनकी सहायता से कीटों को पकड़ लेते हैं। तो चारों एग्जाम्पल थे किसके? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के। नेक्स्ट है कि कुछ एंजियोस्पर्म्स पैरासिटिक भी होते हैं।
इसे हम क्या पढ़ रहे हैं, डाइवर्सिटी। अब इसके पिलर में क्या देखा, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, उसके पिलर में क्या देखा, एपिफिटिक प्लांट्स। अब देखते हैं पैरासिटिक प्लांट्स। पैरासिटिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट पर उगते भी हैं और उनसे अपना पोषण भी प्राप्त करते हैं। और पोषण के रूप में क्या लेते हैं, उनसे वाटर भी लेते हैं, उनसे मिनरल्स भी लेते हैं, उनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी लेते हैं। इसलिए प्लांट्स, ये इंडस्ट्रियल प्लांट ऐसी जगह पर उगते हैं जहाँ पानी की कमी हो, जहाँ मिनरल्स की कमी हो, तो दूसरे प्लांट पर उगते भी, उनसे पोषण भी लेते हैं, है ना। जैसे कि कस्कुटा नाम सुना होगा आपने, अमरवेल हमेशा दूसरे पौधों पर उगती है और उनसे पोषण प्राप्त करती है ना। एक होता है ओरोवैंकी, है ना, और एक नाम सुना होगा आपने रेक्विशिया आर्नोल्डी। ये तीनों कैसे प्लांट है, पैरासिटिक एंजियोस्पर्म्स है, ठीक है। फिर है क्लाइंबिंग प्लांट्स। क्लाइंबिंग प्लांट्स यानी आरोही पौधे जो दूसरे पौधों के सहारे से ऊपर ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं। इनमें कोई मजबूत टिश्यू नहीं होते जिसकी वजह से ये सीधे खड़े नहीं बढ़ पाते, ये किसी न किसी का सहारा लेकर ऊपर की ओर बढ़ते हैं। सहारे के लिए या तो उसमें स्प्रिंग नुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम टेंड्रिल बोलते हैं, या फिर हुक नुमा संरचना पाई जाती है। ये हुक को अपने आसपास के सपोर्ट में फंसा कर ऊपर की ओर बढ़ते हैं, है ना। टेंड्रिल आपने किसमें देखे, बहुत सारे पौधों में देखे होंगे, मटर में देखे होंगे, क्लाइमैक्स में देखे होंगे, हुक भी आपने कई पौधों में देखे होंगे, है ना। तो ये इनकी सहायता से आसपास के पौधों का सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर बढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ पौधे होते हैं ट्विनर्स होते हैं जिनमें सपोर्ट के लिए टेंड्रिल या हुक नुमा संरचना नहीं पाई जाती, बल्कि खुद ही अपने आसपास जो भी सपोर्ट होता है उसके चारों ओर लिपट कर आगे बढ़ते हैं, ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं। ऐसे पौधों को बोलते हैं ट्यूनर। तो ये सारी थी डाइवर्सिटी इन प्लांट्स।